स्टूडेंट, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। लास्ट हम लोगों ने यूनियन लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखेंगे यूनियन जुडिशरी। तो जैसा कि मैंने बताया था, यूनियन लेजिस्लेचर का काम क्या होता था? यूनियन लेजिस्लेचर का काम होता था लॉ बनाना, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता था? एग्जीक्यूटिव्स का काम होता था उस लॉ को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट लॉ। और जुडिशरी का काम होता है कि उस लॉ का एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा सही तरीके से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाया गया लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस लॉ को कैंसिल करने का अधिकार यूनियन जुडिशरी के पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स और लॉ को एक तरह से गार्जियन करने का काम यूनियन जुडिशरी का है। इसीलिए हम जुडिशरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये देखता है कि ये जो लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है या जो लॉ बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी हो, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, उसका काम भी यूनियन जुडिशरी का होता है। तो बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिया है। ये वो पॉइंट्स है जो आईसीएसई में पूछे जाते हैं, इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद हम स्टेट जुडिशरी पढ़ेंगे जिसमें हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका जुडिशरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब 1935 उस समय हम ब्रिटिश के क्या थे, कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश का हमारे इंडिया पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था फेडरल सेटअप के तहत। फेडरल सेटअप मीन्स कि जहां स्टेट और यूनियन दोनों होते हैं, तो यूनियन के तौर पे मतलब उसी लॉ को यूनिफाइड तरीके से देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1935 में। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, भारत में 1935 में, तो ये लास्ट कोर्ट ऑफ, अभी क्या है, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अपील किसी और कोर्ट में नहीं कर सकते, लेकिन 1935 में प्राइवी कोर्ट में आप फर्दर अपील कर सकते थे, जो कि लंदन में था। ठीक है, लेकिन जब हम फ्री हो गए, मतलब आज़ाद हुए, फ्रीडम मिली हमें, उसके बाद क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो लागू होता है वो होता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या हो गया, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर इंडियन जुरिडिक्शन। तो इंडिया में जो भी जुरिडिक्शन होगा वो एकदम एपेक्स कोर्ट, अगर मैं बात करूं तो एपेक्स कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोर्ट का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज ए एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट क्या है बेटा? हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए भी हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो दमन एंड दीव, गोवा और खुद महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दो से ज्यादा स्टेट्स हो गए। अपना उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है। तो एक स्टेट के लिए एक कोर्ट हो गया, वहाँ 3 स्टेट्स के लिए। तो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होते हैं, और सारे स्टेट्स को अगर मिला दिया जाए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, इसे एपेक्स कोर्ट कहेंगे। इसे हम कहेंगे एपेक्स कोर्ट, मतलब सबसे ऊपर है। उसके बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे होता है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपका सिलेबस है और इसे ही हमें कंप्लीट करना, और ये स्ट्रक्चर है बेटा। अगर कोई अपील करना है तो हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो जब हमारा 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस की संख्या थी वो थी 12।
लेकिन अभी प्रेजेंटली कितनी है, अभी प्रेजेंटली 30+1, 30+1 मतलब कि 30 तो जजेस हैं, 30 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। CJI में क्यों कह रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है इंडिया की, और एपेक्स कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इंडिया का भी चीफ जस्टिस होगा, तो उसे ही हम कहेंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी आपसे कंपोजिशन पूछेगा कि कितने जजेस हैं यहाँ पे, तो 30 जजेस हैं और +1 क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है प्रेजेंटली टोटल 31 जजेस हैं। तो ये नंबर्स आपको याद रखना, 1 या 2 नंबर में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट इसमें पूरी तरह से फ्री नहीं है, मतलब वो अकेले ही ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किसे जज बनाना है किसे नहीं बनाना है, या सुप्रीम कोर्ट का। तो उसके लिए क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम होता है। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोलेजियम सिस्टम जो सिस्टम है वो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन 2015 में एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके NJAC लाया गया था। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये 2015 में लाया गया था, 99th अमेंडमेंट था। तो इसमें क्या था कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट होगा उसमें एग्जीक्यूटिव्स का भी कुछ पार्ट होगा, तो इस तरह का कुछ एक NJAC लाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन ऑफ या कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसे ऐसा लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका फंडामेंटल फीचर है, बेसिक फीचर है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये गलत है और ये लॉ क्या है, गलत है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नल एंड वॉइड, कि मतलब ये जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको कैंसिल कर दिया। तो मैंने बताया ना कि लॉ बनाना किसका काम है, यूनियन लेजिस्लेचर का। लेकिन अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता है तो गार्जियन होने के नाते कोर्ट को ये राइट मिलता है, ये पावर मिलता है कि उस लॉ को वो कैंसिल भी कर सकती है, जैसे कि NJAC में देखने को मिला। ठीक है, तो प्रेजेंटली अभी कौन सा सिस्टम फॉलो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, प्रेजेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कोलेजियम सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम फॉलो होता है, और ये क्या होता है, इसके द्वारा ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और ये अपॉइंटमेंट करते कौन है, ये अपॉइंटमेंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इस अपॉइंटमेंट को करते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करने के बाद, मतलब कि सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, उसके बाद जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे उनसे कंसल्ट करने के बाद अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो क्लियर है, मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्टली किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, उनको किसी को भी अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनसे कंसल्ट करना होगा, तो वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे, और चीफ जस्टिस के द्वारा दिए गए एडवाइस के अकॉर्डिंग वो अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का अधिकार है, लेकिन डायरेक्टली अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए पूछना होता है। अब देखो भाई, इनका ऑफिस का टर्म क्या होता है। ठीक है, अगर भाई कोई जज बन गया तो वो कितने समय के लिए जज बना रहेगा, भाई लाइफ टाइम के लिए तो बनेगा नहीं। तो उनका क्या होगा, तो वो देखो, या तो इसका टर्म क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक ये 65 ईयर की एज अटेंड नहीं कर लेते हैं। ठीक है, 5 ईयर या मैक्सिमम 65 ईयर की जो एज होती है वो जब तक अटेंड नहीं कर लेते हैं तब तक वो जज बने रह सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम एज अगर मैं बात करूं तो 65 ईयर किसी भी जज का एक टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं जज बनने के लिए।
ठीक है, जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन, तो जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, इंडियन सिटीजन, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखो ये लेजिस्लेचर में भी कई जगह मैंने बताया था और यहाँ पे भी कि अगर भारत का नागरिक होना एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बने रहने के लिए, तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर के लिए ये जज होने चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट के जज होने का एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास हो, या मतलब और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे हाई कोर्ट में इनका कम से कम 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तीसरा भी है कि जिनको कि प्रेसिडेंट ये मानता हो कि प्रेसिडेंट की नज़र में ये एक बहुत ही ज्यूरिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, मतलब नॉलेजेबल ज्यूरिस्ट हैं। ज्यूरिस्ट मतलब है कि ये बहुत ही नॉलेजेबल जज हैं, तो उस केस में भी कर सकता है। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्राइटेरिया कि 5 साल के लिए जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम हाई कोर्ट का। तीसरा क्राइटेरिया कि एडवोकेट एटलीस्ट 10 ईयर फॉर एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको टर्म बता दिया, टर्म मैक्सिमम होता है 65 ईयर। ठीक है, तीसरा पॉइंट वहां पे है टर्म एंड ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ जजेस। तो ये टर्म मैंने बताया 65 ईयर्स मैक्सिमम है ये। ठीक है, इससे ज्यादा कोई व्यक्ति जज नहीं रह सकता है। और रिमूवल कैसे होगा, इनको हटाया कैसे जाता है, तो इनके जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ जजेस, तो इनका रिमूवल सेम होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। क्योंकि भाई एक देखो ज्यूरिडिक्शन में क्या है कि इनको बड़े बड़े फैसले लेने हैं, कभी कभी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, कभी कभी लॉ मेकर्स के अगेंस्ट में। तो ये फैसले बड़े बड़े लेना तभी आसान है जब आप इनको इंडिपेंडेंट बनाओगे। ठीक है, जब इनको अपनी जॉब की चिंता नहीं होगी, इनको पता होगा कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बहुत आसानी से नहीं हटाया जा सकता। जब इनको ये सब चीज़ें इतना कॉन्फिडेंस होगा तभी ये एक अच्छा जजमेंट कर सकते हैं, एक अच्छे जज बन सकते हैं। तो रिमूवल इनका इतना आसान नहीं होता है, ये सेम होता है जैसा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। मीन्स कि अगर ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट काम करते हैं, इफ ही वर्क्स अगेंस्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, सबसे बेसिक कंडीशन कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में काम करें। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउस, लोअर हाउस मींस की लोकसभा और अपर हाउस मींस राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक पास होना चाहिए इनके रिमूवल के लिए। और अगर ये इम्पीच्ड हो जाते हैं वहां से, मतलब पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया था, तो रिमूवल ऑफ जो जजेस है इसका काम भी प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कब करेंगे, आफ्टर 2/3 मेजॉरिटी, आफ्टर 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा। कहां से, लोकसभा एंड राज्यसभा से प्रपोजल पास हो जाता है। अगर इनका प्रपोजल पास होता है 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से, तो इनको इनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा और इसी को कहा जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों मतलब ये लगभग सारी चीजें सेम है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ज्यूरिडिक्शन फंक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा आईसीएससी में, व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन एंड द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो केसेस होते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो केसेस होते हैं जो डायरेक्ट
कहाँ लाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट लाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि भाई कोई भी कोर्ट है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उसमें कोई अगर केस हार जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से केस हारता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की जब बात होती है तो वो व्यक्ति किसी भी नीचे वाली कोर्ट में ना जाके वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उसी जुरिडिक्शन को हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब ये देखो, ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी कि जब ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखने को मिलेगा। तो ये क्या क्या कंडीशन है जब ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखा जा सकता है? तो जो पहली कंडीशन है जब ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखेंगे हम, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करना है या कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझाना है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होना है, तो उसका देखना है कि बेसिक फीचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये जो समझाने का काम है या जो फाइनल जो जजमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ही इज द, मतलब कह लो कि एपेक्स कोर्ट होने के नाते ये क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ये समझाएंगे वही लास्ट माना जाएगा। इसके बाद इनका ही इंटरप्रिटेशन लास्ट इंटरप्रिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने का जो लास्ट वो रहेगा समझने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी केस जिससे कि लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कहीं से दिक्कत हो रहा है, जैसे एनजेसी मैंने बताया था, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के का वो आता है, वो डायरेक्टली जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। दूसरा, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। ठीक है भाई, तो देखो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या होता है? किसी जुरिडिक्शन को लेके या किसी वाद विवाद को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी बात को लेके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट मैंने बताया था कि वो किस लिए होता है, वो स्टेट्स के लिए होता है। तो भाई अगर मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है, अगर केंद्र सरकार से है तो मध्य प्रदेश सरकार तो नहीं सुनेगी ना, तो वहां पे कहाँ जाएगा डिस्प्यूट? ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये ओरिजिनल ही जाएगा, मतलब ये कहीं से अपील होके नहीं जाएगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा स्टेट स्टेट डिस्प्यूट। अब देखो ये कब होता है, जैसे एक नदी है, एक नदी दो जगह से, दो स्टेट से होके बहती है और कोई एक स्टेट उस नदी का पानी ज्यादा यूज कर लेता है, तो दूसरे स्टेट को उससे आपत्ति होती है, मतलब किसी तरह से ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन को लेके कहाँ पे जाएगा? वो ऑब्जेक्शन को लेके कोर्ट में जाएगा और ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो स्टेट स्टेट डिस्प्यूट, क्योंकि अपने अपने हाई कोर्ट में तो वो डिसीजन हो नहीं पाएगा, तो वो उस डिसीजन को लेके वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो ये क्या हो सकता है? स्टेट स्टेट या मोर देन टू स्टेट, मोर देन टू स्टेट्स, तो ये डिस्प्यूट भी इनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। उसके बाद चौथा हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट का कहीं से वायलेशन हो रहा है, अगर फंडामेंटल राइट का कहीं पे वायलेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट से होके हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, रिट के माध्यम से जाते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट कैसे हो सकता है कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी तरह से कोई इंडिविजुअल के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, आपको राइट्स नहीं मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आपके केस को सुना जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 4 पॉइंट आपने समझ लिया तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन आप कर लोगे बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं
अपीलेट जुरिडिक्शन। देखो बेटा, अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है भाई? फंडामेंटल राइट, स्टेट या सेंट्रल स्टेट और या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अलावा जो केसेस होते हैं क्या होते हैं? दो तरह के केसेस होते हैं। एक होता है क्रिमिनल केसेस और सिविल सूट्स। तो इस तरह के जो केसेस होंगे ये कहाँ सुना जाता है? सेशन कोर्ट में सुना जाता है। ये सुना जाता है सेशन कोर्ट में। तो भाई देखिए, क्रिमिनल केस है, अगर किसी ने मर्डर या कुछ चोरी या डकैती या किसी भी तरह का कोई भी क्राइम किया है तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट नीचे वाली कोर्ट से सुना जाएगा। फिर वो अगर वहां से केस हारता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से केस हारता है तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिकली क्या हुआ? एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील करना, दूसरे से तीसरे पे अपील करना। मतलब कि आप लास्ट हायर कोर्ट जो है अपने देश में एग्जिस्ट जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अपील जुरिडिक्शन है, ठीक है, कि किसी भी क्रिमिनल केस को नीचे के कोर्ट से लेके ऊपर तक ले जाया जाता है, और हर स्टेज पे क्या होता है, आप अपने हायर कोर्ट पे अपील कर सकते हो, दैट इज अपीलेट जुरिडिक्शन। सिविल सूट्स ये भी सेम होता है, आपको सबसे पहले नीचे वाले कोर्ट में जाना होता है, नीचे से अगर आप हारते हो तो ऊपर, ऊपर से और ऊपर मतलब लास्टली आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। तो ये अपीलेट जुरिडिक्शन है, जहां पे आप अपील करके लोअर कोर्ट से हारने के बाद या उसके डिसीजन से खुश ना होने के बाद ही ऊपर जा सकते हो, दैट इज अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हो, ठीक, और अपने लैंग्वेज में ही सही, लेकिन अगर आप लिख लेते हो सारे पॉइंट ना तो पूरे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स। और सिविल ये जो है ना आपका, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस होता क्या है कि हम रटते रहते हैं, वहाँ पे कभी कई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये नौबत नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया उसका कस्टोडियन है। तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ही ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे। अब जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई एक एक्ट बना या कोई लॉ बना, ये लॉ किसके द्वारा बना? ये लॉ बना यूनियन लेजिस्लेटिव के द्वारा, ठीक है। ये लॉ बना यूनियन लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, ये पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में ये देखेगी ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ये लॉ जो है, सॉरी, ये लॉ या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट की दिस लॉ इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है तो इस लॉ को या इस एक्ट को नल एंड वॉइड या कैंसिल करने का अधिकार किसका हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। तो कस्टोडियन हो गया कि नहीं बेटा, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको जो भी लॉ बनाना है, आपको जो भी पालन कराना है, विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आपको नहीं जाना है। तो दैट इज वाई वी कॉल सुप्रीम कोर्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस पावर इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो आपको ये समझना है बेटा, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की बात होती है, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इंटरप्रिटेशन कर सकता है। समझाने का जो सबसे जो लास्ट माध्यम है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके वही आखिरी व्याख्या करेगा और उसी की व्याख्या को ही सही माना जाएगा, और किसी के समझाने को हम लोग उतना नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, देखो भाई ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये चौथा पॉइंट है आपका, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो देखो गार्जियन, फंडामेंटल राइट के गार्जियन होने के लिए इनका क्या काम है कि अगर किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट को कोई आपको देने से मना करता है, गवर्नमेंट बेसिकली, गवर्नमेंट अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं देती है,
उसको रिड्यूस करती है, ठीक है, या किसी भी तरह से आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं, तो उसको कस्टोडियन के तौर पे कौन रहता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसके गार्ड, लोगों के फंडामेंटल राइट को गार्ड करना, मीन्स कि उनको मिलना ही मिलना चाहिए। अब ये देखिए डायरेक्टली तो होगा नहीं, ये रिट के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है? रिट के माध्यम से। तो अलग अलग रिट हैं जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिट है हार्बियस कॉर्पस। हार्बियस कॉर्पस। अब देखिए जो हार्बियस कॉर्पस है इसमें क्या होता है? टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। मान लीजिए किसी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने, या गवर्नमेंट ने, या मतलब मान लो पुलिस ने, या किसी ने भी किसी को किसी भी तरह से अगर जबरदस्ती उठा लिया या रख लिया अलग, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास और ये वाला हार्बियस कॉर्पस वाला रिट दायर करो। क्यों? क्योंकि ये आपका गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है। बोलो कि भाई हमें अपने देश में रहने का, घूमने फिरने का, बातचीत करने का, या अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। तो हमें कहीं से इन्होंने इस पर्सन को इन्होंने क्या किया है? किसी इंडिविजुअल ने, किसी ग्रुप ने या पुलिस ने अननेसेसरी अरेस्ट कर रखा है, ठीक है, और इनका पता नहीं लग रहा है कि ये कहाँ पे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि आप हार्बियस कॉर्पस रिट दायर करते हो तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करेगी, और उस ऑर्डर में क्या होगा बेटा? उस ऑर्डर में ये होगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने ले आओ, उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। सामने लाने का मतलब होता है कि आप वीडियो कॉल करके नहीं दिखा दोगे कि देखिए ये सामने बैठा हुआ है और पीछे से आप बंदूक लगाए हुए हो कि नहीं भैया आप बोलो कि मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। टू हैव ए बॉडी मतलब उस व्यक्ति को सशरीर लाना है, मतलब बॉडी के साथ ले आइए और हमारे सामने खड़ा कीजिए कि भाई ये व्यक्ति सकुशल है और आपने इसको अगर किसी भी तरह से रखा है तो उसका रीजन आपको बताना होगा। दैट इज हार्बियस कॉर्पस। क्लियर हो गया कि यदि आपने किसी को अननेसेसरी या अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया है तो उसको आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो हार्बियस कॉर्पस के तहत आपको उस व्यक्ति से मतलब बुलाया जाएगा। टू हैव विथ बॉडी मतलब कि उसको बोला जाएगा सशरीर आप यहाँ पे आइए। दूसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। अब देखिए प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब कि जो कोई हायर कोर्ट है वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है। सबऑर्डिनेट, किसी भी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट की उसको क्या किया जाए? उसको रोक दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके जुरिडिक्शन क्षेत्र से बाहर का है, तो कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग को रोकना हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के द्वारा अपने लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रोसीडिंग को रोकने को कहते हैं हम लोग प्रोहिबिशन। क्लियर है? टू स्टॉप द प्रोसीडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, सर्सियोरी। तीसरा सर्सियोरी, द थर्ड वन इज सर्सियोरी, ठीक है। अब सर्सियोरी क्या होता है? किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या क्वासी जुडिशरी बॉडी। क्वासी जुडिशरी क्या होती है बेटा? क्वासी जुडिशरी मतलब जिसके पास पूरी तरह से जुडिशियल पावर नहीं है, थोड़ा बहुत है जुडिशियल पावर, जैसे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, ये सब क्या होता है? क्वासी जुडिशरी बॉडी होती है। तो क्वासी जुडिशरी बॉडी सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले को जब वो कैंसिल करना होता है, ठीक है, उनसे कहा जाता है कि आप अपने फैसले को या जो डिसीजन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, तो उसे क्या कहेंगे? सर्सियोरी। दैट टर्म इज नोन एज सर्सियोरी, ठीक है। उसके बाद मैंडेमस है, ठीक है, और मैंडेमस के बाद है क्यू वारंटो।
तो अगर किसी भी वजह से, देखिए मैंडेमस में आप समझिए, यदि किसी भी वजह से, ठीक है, लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रही है, ठीक है, मैंडेमस में क्या है, यदि किसी भी कारण से लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी ड्यूटी को नहीं कर रही है तो उनको उनकी ड्यूटी के लिए परफॉर्म करने के लिए कहना, ठीक है, उनको उनकी ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए कहना कि भाई अपनी ड्यूटी को तो परफॉर्म करो, ये तुम्हारा काम है, ये तुमको करना होगा, तो दैट इज मैंडेमस, ठीक है। उसके बाद लास्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई डीएम साहब बैठे हुए हैं वहां पे और आपको लग रहा है कि भाई इन्होंने आईएएस की परीक्षा नहीं पास की होगी, तो आप वहां जा सकते हो और वहां से कोर्ट पूछ सकती है कि भाई किस अथॉरिटी से या किस वजह से आप ये पद को धारण किए हुए हो, मतलब एट व्हाट वारंटी, मतलब किस लिए आपने ये जो पोजीशन है वो लिया हुआ है। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट से पूछना कि आपने जो ऑफिस होल्ड किया है, आपने जो ऑफिस होल्ड किया है, जो पब्लिक सर्वेंट से पूछना कि आपने जो ऑफिस होल्ड किया है उसके लिए क्या लीगलिटी है, व्हाट इज द लीगलिटी बिहाइंड होल्डिंग द ऑफिस, दैट इज क्यू वारंटो। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, हार्बियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी, मैंडेमस एंड क्यू वारंटो, ठीक है। ये 5 रिट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होती है फंडामेंटल राइट की, और अगर आपके फंडामेंटल राइट का कहीं से भी वायलेशन होता है तो इन रिट के माध्यम से आप अपने फंडामेंटल राइट को दोबारा कर सकते हो। और ये आर्टिकल 32 में है, ये मेंशन है आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन में क्या है कि यदि किसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में या किसी लॉ के या कानून के विषय में हमें कोई जानकारी लेनी है, तो वो डायरेक्टली ही कैन डायरेक्टली सीक द एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देंगी। मीन्स कि प्रेसिडेंट को कभी भी लगता है कि उनको एडवाइस चाहिए ऑन द लीगल मैटर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होगा, उनको एडवाइस देना होगा। और जब वो एडवाइस देगी तो दैट इज एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो इसे हम लोग कहेंगे एडवाइजरी फंक्शन। अब देखिए वो जो एडवाइस उन्होंने दिया है वो पालन करना है नहीं करना है वो एक उनका निर्णय होगा, लेकिन एडवाइस कंपलसरी नहीं है कि जो भी एडवाइस उन्होंने दिया उसको फॉलो करना हो, बट एडवाइजरी फंक्शन में उसके एडवाइस को इंपॉर्टेंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं क्योंकि उनके जितने भी जजमेंट हैं, जो भी उसकी प्रोसीडिंग होती है उसको रिटन फॉर्मेट में रखा जाता है, फाइलिंग करके रखी जाती है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। अगर आप ये वीडियो देख के और इन पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में भी लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ से कुछ मैंने छोड़ा नहीं है बेटा, मैंने पूरा प्रयास किया है कि कम समय में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें दे सकूं। तो इसी के साथ हमारा यूनियन जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे स्टेट जुडिशरी में, और जिसमें हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।